इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा था कि भाषा सिर्फ बोलने का जरिया नहीं है, वो एक आइडेंटिटी थी, एक इमोशन था। जैसे भारत के हर रीजन ने अपनी भाषा के लिए लड़ाई लड़ी और तमिलनाडु ने तो हिंदी के विरोध में पूरा एक आंदोलन ही छेड़ दिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 भाषाएं दी, लेकिन एक कॉमन नेशनल लैंग्वेज डिसाइड नहीं करी। लेकिन वो इतिहास था। आज क्या हो रहा है? आज भारत एक नए चैलेंज से गुजर रहा है। ये सिर्फ लैंग्वेज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स, माइग्रेशन, क्लास और टेक्नोलॉजी का इंटरसेक्शन है। सवाल ये है कि भारत तोड़ देगी। कर्नाटका में अगर कन्नड़ा नहीं आती तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऐसे सवाल किए जा रहे हैं। और महाराष्ट्र में भाषा को लेकर काफी गर्माहट बनी हुई है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, कई वायरल वीडियो सामने आए जिसमें लोगों से कहा जा रहा है कि आप मराठी बोलो। और वहीं जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनका कहना है ये हमारा भी देश है, जो भाषा बोलना होगी हम वो भाषा बोलेंगे, आप हमको फोर्स नहीं कर सकते। तो आप में उन्हें मारपीट, धमकी और पब्लिक ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ रहा है। पर असली सवाल ये है, क्या ये लैंग्वेज प्राइड सिर्फ आम आदमी के लिए है? क्या भाषा के नाम पर असल में एक क्लास डिवाइड छुपा हुआ है? और क्या भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में एक ही भाषा को थोपना सच में मुमकिन है? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे लैंग्वेज पॉलिटिक्स का छुपा हुआ क्लास बायस, रीजनल आइडेंटिटी के नाम पर छेड़ी गई जंग और एआई जैसे नए टूल का रोल, जो शायद कल एक नया लिंग्विस्टिक ब्रिज बन सके। ये सफर हमें दिखाएगा कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, वो समाज, संस्कृति और राष्ट्रीयता के बीच में एक अदृश्य धागा होती है। और सवाल ये है कि हम उस धागे को मजबूत बनाएंगे या उसको तोड़ देंगे। जब आप इन इंसिडेंट्स को ध्यान से देखते हो तो एक पैटर्न सामने आता है। ये हैरेसमेंट ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास के लोगों के साथ ही हो रहा है। क्या आपने कभी किसी बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी, एक्टर या पॉलिटिशियन को मराठी बोलने के लिए फोर्स होता देखा है? जब कोई फॉरेनर मुंबई में आता है या कोल्ड प्ले जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं या बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स इवेंट अटेंड करते हैं, उनसे कभी भी मराठी बोलने की डिमांड नहीं की जाती। आयरनी तो ये है, बॉलीवुड जो हिंदी फिल्मों का गढ़ है, उसी मुंबई में ग्राउंड लेवल वर्कर्स से मराठी की डिमांड की जा रही है। तो सवाल उठता है, आखिर ये लैंग्वेज प्राइड आम आदमी के लिए क्यों है? ये भेदभाव उन्हीं लोगों के साथ क्यों हो रहा है जो मजबूरी में डिलीवरी बॉय, ऑटो ड्राइवर या शॉप स्टाफ की नौकरी कर रहे हैं, जिनके पास न पॉलिटिकल पावर है न लीगल प्रोटेक्शन। ये सिर्फ लैंग्वेज इंटॉलरेंस नहीं, बल्कि क्लास बेस्ड बायस भी है। भाषा के नाम पर सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो वल्नरेबल है। मतलब भाषा की आड़ में एक इनविजिबल क्लास डिवाइड छुपा हुआ है। कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट को एनर्जाइज करने के लिए सन ऑफ द सॉइल, मतलब भूमि पुत्र नैरेटिव को यूज करती हैं। उनका कहना होता है कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठी मानुस के लिए है। ये एक इमोशनल कार्ड है जिससे वो दिखाना चाहते हैं कि वो लोकल कल्चर के रक्षक है। इससे उन्हें रीजनल प्राइड के नाम पर वोट मिलते हैं, स्पेशली तब जब इलेक्शन पास में होता है, जैसा हमने पिछली वीडियो में तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में देखा था। लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट हमेशा सिर्फ पॉलिटिक्स या कल्चरल प्राइड की वजह से नहीं होते। इसका एक और बड़ा फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन। जब एक स्टेट में दूसरे राज्यों से लोग आते हैं अपनी भाषा और कल्चर के साथ, तो लोकल लोगों को लगता है उनकी जॉब्स, उनके रिसोर्सेज और उनकी अपनी भाषा खतरे में पड़ रही है। ये इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी अक्सर भाषा के विवाद को और ज्यादा बढ़ा देती है। जैसे मुंबई में हिंदी वर्सेस मराठी बोलने वालों के बीच में क्लैशेस होते हैं, बेंगलोर में कन्नड़ा प्राइड मूवमेंट्स या असम में माइग्रेशन के कारण लोकल लैंग्वेज को खतरा। इन सब के पीछे सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि रोजी रोटी और आइडेंटिटी दोनों जुड़ जाता है। देखिए, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है और यहाँ पे इंटरनल माइग्रेशन बहुत कॉमन है। लेकिन जब रीजनल आइडेंटिटीज को वेपनाइज किया जाता है, माइग्रेंट वर्कर्स को प्रेशर फील होता है, या तो समाज में घुल मिल जाओ, नहीं तो चले जाओ। ये एक इनडायरेक्ट मैसेज होता है कि गरीब माइग्रेंट्स यहाँ पे वेलकम नहीं है, स्पेशली अगर वो नॉर्थ इंडिया से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के तहत हर सिटीजन को देश के किसी भी कोने में जाने, बसने
और अपनी पसंद की भाषा बोलने का फंडामेंटल राइट दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इसलिए हैरेस या अटैक नहीं किया जा सकता कि उसे किसी स्टेट की लोकल लैंग्वेज नहीं आती। ये क्लियरली गलत और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर स्टेट की अपनी भाषा, अपना कल्चर और आइडेंटिटी है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कोई माइग्रेंट वर्कर अगर वो मराठी या कोई दूसरी भाषा नहीं बोलता तो उसको हैरेस किया जाए या उसका अपमान किया जाए। लैंग्वेज एक टूल है जोड़ने का, ना कि तोड़ने का। मराठी एक समृद्ध और सुंदर भाषा है जिसका सम्मान हर किसी को करना चाहिए। लेकिन ये सम्मान इंस्पायर करके मिलता है, जबरदस्ती थोपने से नहीं। मुंबई इंडिया का इकोनॉमिक कैपिटल है जहां हर कोने से लोग आते हैं अपना करियर बनाने। ऐसे शहर में लैंग्वेज को वेपन बनाना सिविल सोसाइटी के प्रिंसिपल के ही बिल्कुल अगेंस्ट है, बिल्कुल खिलाफ है उसके। इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। इसका मतलब है कि सिटीजन्स अपने फंडामेंटल राइट के साथ देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं, किसी भी हिस्से में रह सकता है और किसी भी भाषा का यूज कर सकता है, जब तक वो संविधान के तहत कोई पॉलिटिकल एजेंडा, रीजनल ईगो या लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म किसी भी सिटीजन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को खत्म नहीं कर सकता। मराठी का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना हिंदी, तमिल, बंगाली, असमीज, बोडो, खासी, कन्नड़ा या किसी और लैंग्वेज का होता है। हर रीजनल लैंग्वेज अपने आप में एक संपन्न और सांस्कृतिक विरासत होती है। अगर आप मराठी को प्रोटेक्ट करने के नाम पर दूसरे लोगों को, दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों को मारने पीटने लग जाए, उन्हें हैरेस करने लग जाए, तो ये मराठी का सम्मान नहीं, उसकी इमेज को भी धक्का पहुंचाता है। भाषा और कल्चर का असली सम्मान तब होता है जब उसे प्यार, संवाद और संवेदनशीलता के जरिए आगे बढ़ाया जाए। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य में काफी लंबे समय तक रहता है तो उन्हें वहाँ की लोकल भाषा सीखने की कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले कुछ शब्दों का यूज करना चाहिए जिससे संवाद आसान हो सके, कम्युनिकेशन ईजी हो सके और लोकल कम्युनिटी से एक रिलेशनशिप बिल्ड हो सके, रिश्ता बन सके। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मेट्रो सिटीज है ना, उनमें भाषा को लेकर ज्यादा इश्यूज क्रिएट नहीं होते। लोग हिंदी या इंग्लिश में कहीं ना कहीं काम चला लेता है, लेकिन अगर आप किसी रूरल एरिया में जाते हैं, खासकर वहाँ पे जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम होता है, तो वहाँ पर लोग अक्सर अपनी मातृभाषा, मदर टंग में बात करता है। महाराष्ट्र के रूरल एरिया में मराठी, कर्नाटका में कन्नड़ा, तमिलनाडु में तमिल, तो सब लोग अपनी मदर टंग यूज करते हैं बोलने के लिए। तो हमें कहीं ना कहीं उस स्टेट की लैंग्वेज सीखना चाहिए। जहाँ एक तरफ ये जरूरी है कि अगर आप किसी राज्य में जाते हो और लंबे समय तक रहते हो तो आप उस भाषा को थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करें, और वहीं दूसरी तरफ उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है जो डेली बेसिस पे पब्लिक से इंटरेक्ट करता है, जैसे ऑटो ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स, शॉपकीपर्स या स्ट्रीट वेंडर या फिर ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं पब्लिक से जुड़े हुए होता है। अगर कोई टूरिस्ट या विजिटर उनके शहर में आता है तो उन्हें भी इतना समझना चाहिए कि सामने वाला आउटसाइडर है, टूरिस्ट है, हो सकता है उसे उस स्टेट की लोकल भाषा नहीं आती हो। ऐसे में अगर थोड़ा पेशेंस रखा जाए या बेसिक हिंदी और इंग्लिश का यूज किया जाए तो न सिर्फ एक बेटर एक्सपीरियंस होता है बल्कि अपने स्टेट और अपने स्टेट की लैंग्वेज की एक अच्छी खासी इमेज क्रिएट होती है, चाहे लोकल हो या आउटसाइडर। कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होना चाहिए, तभी एक संवेदनशील और इंक्लूसिव सोसाइटी बनती है। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना और उसको समझने की कोशिश करोगे तो क्लियरली ये दिखता है कि साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर लोग हिंदी को कॉम्प्रीहेंड कर लेता है, फिर भले वो उसको पढ़े या लिख ना पाए। ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ के देश के बड़े हिस्से की भाषा को एक्सेप्ट किया। लेकिन अगर आप वहीं नॉर्थ इंडिया में देखें तो कितने लोग तमिल, तेलुगु, खासी, बोडो, असमीज, कन्नड़ा जैसी भाषाओं को सुनकर भी समझ पाते हैं, बहुत कम लोग। ये इम्बैलेंस क्लियरली दिखाता है कि एक तरफ से ही एक्सपेक्टेशन है कि हिंदी एक नेशनल लिंक लैंग्वेज हो जाए, लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस की तरफ हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनकी भी अपनी आइडेंटिटी और कल्चरल प्राइड है। देखिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि हिंदी एक पावरफुल भाषा है। पूरी दुनिया में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं
उनमें से आधे से ज्यादा दुनिया की जनसंख्या सिर्फ 23 भाषाएं बोलती है और उनमें हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 44% लोग यानी तकरीबन 53 करोड़ लोग हिंदी को अपनी पहली भाषा के रूप में बोलते हैं। और अगर सेकंड और थर्ड लैंग्वेज के तौर पे भी हिंदी बोलने वालों को जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा 57% पर पहुंचता है। लेकिन एक बात समझनी और जरूरी है, हिंदी के अंदर कई लोकल बोलियां और डायलेक्ट भी शामिल है, जैसे अवधी, भोजपुरी, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, राजस्थानी, मालवी, पहाड़ी, मेवाती और कई लैंग्वेजेस जिन्हें आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इन सभी को सेंसस में हिंदी की अम्ब्रेला टर्म में काउंट किया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी भाषा का यूज कर रहे हो तो आप टेक्निकली हिंदी का यूज कर रहे हो। ये एक अलग मुद्दा है, इस पे और कभी बात करेंगे कि कैसे हिंदी की वजह से नॉर्थ इंडिया की जो लोकल लैंग्वेजेस है वो खत्म होती जा रही है। तो यहाँ हम बिना डाउट के कह सकते हैं हिंदी इस देश की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और कहीं ना कहीं ये लिंक लैंग्वेज के रूप में भी काम करती है, कोई माने या ना माने। जो अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करने वालों लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, संवाद का काम करती है। मैं भी ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ और मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं उसकी दिल से इज्जत करता हूँ और करनी भी चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ देश की दूसरी भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, असमीज, बोडो, खासी और भी जो कई लैंग्वेजेस हैं उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। एक बात सबको समझनी चाहिए कि मेजोरिटी में होने का मतलब ये नहीं होता कि किसी भाषा को अथॉरिटी मिल गई। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का अधिकार देता है और उस अधिकार का सम्मान करना हर नागरिक का फर्ज है। अक्सर नॉर्थ इंडिया के स्कूल्स में आपको तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, असमीज, मणिपुरी जैसे इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस के ऑप्शन नहीं मिलते, लेकिन फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश जैसे यूरोपियन लैंग्वेजेस जरूर सिलेबस का हिस्सा होती है। ये इस बात का संकेत है कि हम बचपन से ही अपनी भाषाओं को नॉन एसेंशियल समझने लगता है और जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनको सुपीरियर बना के प्रेजेंट किया जाता है। इसके पीछे एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स छुपा हुआ है जो कॉलोनियल ईरा से चला आ रहा है। अंग्रेजी और विदेशी कल्चर को इलीट और रीजनल कल्चर को बैकवर्ड माना जाता है। अब आपके मन में आएगा कि इंग्लिश या अदर फॉरेन लैंग्वेज सीखना गलत है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश सीखना आज के समय में जरूरी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। इंग्लिश दुनिया भर में रिसर्च, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मेडिकल साइंस एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन का गेटवे बन चुकी है। अगर आपको ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट करना है, नॉलेज एक्सेस करना है, रिसर्च पेपर पढ़ने हैं, तो इंग्लिश एक टूल है, एक लैंग्वेज है जिसमें मास्टरी आपको आगे ले जा सकती है। लेकिन इंग्लिश सीखने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि रीजनल लैंग्वेजेस बैकवर्ड है। हर भाषा का अपना एक कंट्रीब्यूशन है इमोशनल और कल्चरल लेवल पे। इस आयरनी पे गौर कीजिए, हमारे अपने देश की रीजनल भाषाएं सिस्टम से गायब है जबकि फॉरेन लैंग्वेजेस एलीट स्टेटस के साथ प्रेजेंट है। और अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं फॉरेन लैंग्वेज के अगेंस्ट हूँ, मैं बस प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ। हर लैंग्वेज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जब 1968 में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू हुआ था तो बेसिक आइडिया ये था कि नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश के अलावा एक कोई रीजनल लैंग्वेज सीखें, प्रेफरेबली साउथ की लैंग्वेज जैसे तमिल, तेलुगु या कोई और भाषा। इससे लिंग्विस्टिक यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करने की सोच थी। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ? मेजॉरिटी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ने थर्ड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को एडॉप्ट किया। अब यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि संस्कृत अनडाउटेबली एक महान और समृद्ध भाषा है। इसका लिटरेचर, फिलॉसफी और लेगेसी अनमैच्ड है। लेकिन ये भी सच है कि संस्कृत और हिंदी दोनों इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका मतलब है उनका ग्रामर, स्क्रिप्ट और बेसिक स्ट्रक्चर हिंदी स्पीकर्स के लिए काफी फैमिलियर होता है। तो लोगों ने संस्कृत को एडॉप्ट करने के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखाया क्योंकि उसको सीखना रिलेटिवली आसान था। आपको याद होगा कि हमने 6th to 10th संस्कृत पढ़ी है तो वो इसी पॉलिसी के तहत पढ़ी। लेकिन अगर हम साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ की मेजर भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, बोडो और भी कई भाषाएं द्रविडियन या टिबेटो बर्मन लैंग्वेज फैमिली से आती है। इनका स्ट्रक्चर, फोनेटिक्स और वोकेबुलरी इंडो आर्यन भाषाओं से बिल्कुल अलग होता है।
इसलिए जब साउथ इंडियन स्टूडेंट्स को हिंदी सीखने के लिए कहा गया तो उनके लिए वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट और अनफेमिलियर सिस्टम था जिसे एडॉप्ट करना चैलेंजिंग था, और इसी लिंग्विस्टिक गैप की वजह से एक इमोशनल रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। तो जब नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ने अपने कंफर्ट जोन में रहकर संस्कृत को सिलेक्ट किया जो हिंदी जैसी लगती है, और साउथ इंडिया से एक्सपेक्ट किया गया कि वो भी हिंदी सीखा है, तो ये असिमेट्रिकल एक्सपेक्टेशन बन गया। ये इम्बैलेंस आज भी लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स में दिखता है, जहां साउथ इंडिया या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बाइलिंगुअल या ट्राइलिंगुअल होते हुए भी हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया ने रेयरली किसी और इंडियन भाषा को अडॉप्ट किया। तो पॉलिसी ये तो सही नहीं बनी, और अगर सही बनी तो उसे सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन सबसे जरूरी बात जो अक्सर इस डिबेट में छूट जाती है कि कई लोग भाषा को धर्म से जोड़ देते हैं, कि अगर कोई उर्दू बोल रहा है तो वो मुस्लिम समझ लिया जाता है, अगर कोई हिंदी बोल रहा है तो उसको हिंदू समझ लिया जाता है, जबकि भाषा का धर्म से डायरेक्ट कोई संबंध ही नहीं होता। किसी भी धर्म का आदमी हो, वो कौन सी भाषा बोलता है या कौन सी भाषा बोलेगा, ये डिपेंड करता है कि वो किस ज्योग्राफिकल कंडीशन में रहता है, किस भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, तो लोग वही भाषा बोलने लग जाता है। सब लोग अपनी अपनी भाषा में सोचते हैं, सपने देखते हैं, लिखते हैं। उर्दू बोलने वाला सिर्फ मुस्लिम नहीं होता, हिंदी बोलने वाला सिर्फ हिंदू नहीं होता। तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, असमीज, ये सबसे पहले इंडियन भाषा है, उसके बाद किसी समुदाय विशेष से जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए जब कोई भाषा को रिलीजियस आइडेंटिटी से जोड़ता है तो वो सिर्फ कंफ्यूजन नहीं बल्कि डेंजरस पॉलिटिक्स भी करता है। अगर सच में भाषा का संबंध अगर धर्म से होता ना, तो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश नहीं बना होता। पाकिस्तान के हुक्मरानों को लगा कि हमें ईस्ट पाकिस्तान में भी उर्दू को इम्पोज करना चाहिए, लेकिन वहाँ ज्यादातर लोग थे वो बंगाली बोल रहे थे। जबरदस्ती का रिजल्ट क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है वो केवल भारत में ही नहीं और भी कई जगह हो रखा है। लैंग्वेज बेस्ड आइडेंटिटी क्राइसिस पूरी दुनिया में रहा है। बेल्जियम में डच और फ्रेंच स्पीकर के बीच रीजनल डिवाइड है। कनाडा के क्यूबेक में फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश डिबेट डिकेड से चली आ रही है। और श्रीलंका का सबसे भयानक उदाहरण, जहां सिन्हलीज लैंग्वेज इम्पोजिशन की वजह से तमिल रिविलियन हुआ और एलटीटी नाम का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बना। इस भाषा संघर्ष ने 1991 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भी असैसिनेशन तक करा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने श्रीलंका में सिन्हाला तमिल कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएशन की कोशिश की थी। तो जब हम अपने देश में दूसरे की भाषा का मजाक बनाते हैं या उसके खिलाफ वायलेंस करते हैं, याद रखिए ये खेल कहीं खतरनाक मोड़ ले सकता है। एक राष्ट्र के लिए एक भाषा का आइडिया थोड़ा रोमांटिक हो सकता है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं। स्विट्जरलैंड में 4 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमानिश। साउथ अफ्रीका में 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कनाडा में बाइलिंगुअलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब पूरा विश्व मल्टीलिंगुअलिज्म को एक्सेप्ट कर रहा है, तो भारत जैसा बहुभाषी राष्ट्र सिर्फ एक भाषा से ऑपरेट नहीं कर सकता। लैंग्वेज यूनिफॉर्मिटी का मतलब नेशनल यूनिटी नहीं होता। रियल यूनिटी तब आती है जब लैंग्वेजेस को सम्मान मिले, और ये सम्मान तभी आएगा जब लोग एजुकेटेड होंगे। जब तक हम स्कूल और कॉलेजेस लेवल पे स्टूडेंट्स को लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज नहीं सिखाएंगे, तब तक लोग नेताओं के बहकावे में आके मराठी बोलो, हिंदी थोप रहे हो, अपनी भाषा बचाओ जैसी इमोशनल पॉलिटिक्स का शिकार बन जाए। एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जो बताता है कि अपनी भाषा से प्यार करो पर दूसरे की भाषा से नफरत मत करो। जब लोग एजुकेटेड होते हैं तो वो समझते हैं अपनी भाषा पर गर्व करो, दूसरों की भाषाओं का अपमान मत करो। लेकिन आज के डिजिटल युग में एक नया सवाल उठता है, क्या टेक्नोलॉजी स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लैंग्वेज डिवाइड को जोड़ने के लिए क्या एक सेतु का काम कर सकती है? आज एआई के पास रियल टाइम ट्रांसलेशन टूल्स हैं जो एक भाषा को तुरंत दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। इसका प्रूफ हमने वर्ल्ड लीडर्स की स्पीचेस में भी देखा है। जब कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अपनी रीजनल भाषा में बोलते हैं तो एआई और मशीन ट्रांसलेशन उनके वर्ड्स को तुरंत दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर देता है और दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाता है।
सोचिए, एक जापानीज पीएम के वर्ड्स अमेरिका तक तुरंत इंग्लिश में पहुंच जाते हैं, या कोई एक यूरोपियन लीडर के वर्ड हिंदी में तुरंत ट्रांसलेट हो जाते हैं। तो क्या ये टेक्नोलॉजी भारत में भी भाषा के बैरियर्स को तोड़ने का काम कर सकती है? एआई के साथ एक मराठी में बोलने वाला, एक तमिल में बोलने वाला रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकता है बिना अपनी पहचान सैक्रिफाइस किए। मतलब एआई एक ऐसा ब्रिज बन सकता है जो डाइवर्सिटी को खत्म नहीं करेगा बल्कि उसे कनेक्ट करेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है, लेकिन हमारी सोच ही अगर बायस्ड है तो एआई भी नफरत को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो जरूरत है हम एआई को एक संवाद का टूल बनाएं, ना कि रिप्लेसमेंट का। कल को हो सकता है कि एक ऑटो ड्राइवर है, उसके फोन में रियल टाइम ट्रांसलेटर हो जिससे वो मराठी में बोले और जो पैसेंजर्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो अपनी लैंग्वेज में उसको समझ लें। ये सब साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन असल में ये ऑलरेडी पॉसिबल है। Mark, io mi chiedo se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? They might ask, how do we solve linear equations? Potrebbero chiederci come risolviamo le equazioni lineari. Sicuramente sì. Certainly yes. Great, looks like it works. एआई के आने से नई उम्मीद है कि लैंग्वेज डिवाइड के नाम पर लड़ाई करने की बजाय हम टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे की भाषा को समझने की कोशिश करें। और शायद वो दिन भी दूर नहीं जब भारत के हर कोने की आवाज, चाहे वो तमिल हो, भोजपुरी, मणिपुरी या कश्मीरी, सब एक दूसरे तक बिना बैरियर के पहुंच सके। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सी भाषा बड़ी है, सवाल ये है कि क्या हम दूसरों की भाषाओं की इज्जत करते हैं। भारत की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी है। आप इस बात को माने न माने, लेकिन हमारा देश एक डाइवर्स कंट्री है। जैसे हम कहते हैं ना, इंडिया में क्रिकेट एक स्पोर्ट्स नहीं, एक इमोशन है, ठीक वैसे भारत में भाषा नहीं, एक इमोशन है, जहाँ हर कोने से एक नई आवाज निकलती है। कहीं तमिल का राग है, कहीं असमी लोकगीत है, कहीं कश्मीरी शायरियाँ, कहीं बंगाली कहानियाँ। ये देश एक जबरदस्ती की एकता से नहीं, एक संवेदनशील संवाद से चलता है। और अगर कोई आपसे कहता है कि एक ही भाषा भारत को जोड़ सकती है, तो उनसे पूछिए, क्या एक ही रंग से पूरी रंगोली बन सकती है? क्या एक ही सुर से पूरा राग बन सकता है? तो फिर एक देश के लिए एक भाषा क्यों चाहिए? जब श्रीलंका ने तमिल को दबाया, खून बहा। पाकिस्तान ने बंगाली को इग्नोर किया, बांग्लादेश बना। जब भारत ने समझौता किया तो हमारा राष्ट्र बना। जहाँ जहाँ भाषा पर जोर दिया गया वहाँ तोड़ हुई, जहाँ जहाँ भाषाओं का सम्मान हुआ वहाँ विकास हुआ। याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 22 भाषाएं दी है, लेकिन संविधान से पहले माँ ने जुबान दी थी, और माँ की जुबान कभी गलत नहीं होती। इसलिए अपनी मातृभाषा का सम्मान करो और दूसरों की मातृभाषा का भी। इंग्लिश को भी सीखो, अपने कल्चर को साथ लेते हुए। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 का ख्याल रखो, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी भाषा बोलने का अधिकार है, क्योंकि एक समाज तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब उसकी हर आवाज को सुना जाता है, ना कि उसको दबाया जाता है। देश तब स्ट्रॉन्ग बनेगा जब हर भाषा को इज्जत मिलेगी, ना कोई भाषा ऊपर ना कोई भाषा नीचे, सबकी अपनी अपनी जगह। तभी होगा असली राष्ट्रवाद। तो ना हिंदी को दुश्मन समझे, ना तमिल को आउटसाइडर समझे, ना मराठी को ईगो बनाए, और ना ही उर्दू को शक की नजर से देखे। क्योंकि जब भाषा सेफ फील करेगी तब भारत स्ट्रॉन्ग फील करेगा। और आखिर में एक बात जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या हम अपनी देश की डाइवर्सिटी को एक ताकत बना सकते हैं, या ये हमेशा एक डिवाइड रहेगा? Mama, can you actually like this and like